मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चेन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वह डार्क में नहीं होती, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, और इनके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थर्ड जो है, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेट पे जो है टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू इन रिएक्शंस के लिए लॉ होती हैं। इन रिएक्शन के होने के लिए एक पर्टिकुलर लाइट के रीजन की आवश्यकता होती है, और वो सामान्यतः अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की लाइट होती है, और उसकी जो रेंज होती है 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनमें मुख्य रूप से दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक प्राइमरी प्रोसेस और एक सेकेंडरी प्रोसेस। यदि प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली जो है एक्साइटेड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से अगर प्राप्त होते हैं तो ये प्रकार का जो प्रोसेस होता है वह प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है। और दूसरा जो है सेकेंडरी प्रोसेस वो होता है कि जिनमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटरमीडिएट से बनते हों, और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रिएक्टेंट के एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्टली बनते हों, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनते हों और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनते हों। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है सेकेंडरी प्रोसेस होता है। जबकि प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनता है। इसमें अब एक पॉइंट और आता है, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटम ऑफ ऑब्जर्व्ड एनर्जी, मीन्स number of molecule reacting in a given time upon number of quanta absorbed in the same time, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन। आप जानते ही हो एच न्यू इजिकल टू फोटोन या क्वांटा होता है, और अगर इसको आवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आइंस्टाइन प्राप्त हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फाई इजिकल टू यानी क्वांटम इजिकल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ड। ये जो होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के मेन फीचर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिएक्शन, यूँ बात करते हैं। तो ये जो है ये सेम उसी प्रकार की रिएक्शन होती है जैसा चैन रिएक्शन होती है, बट इसमें सिंपल सा ये होता है कि चैन इनिशिएशन जो होता है वह लाइट के एब्जॉर्शन से होता है। बाकी के जो स्टेप होते हैं वो सारे के सारे वैसे ही होते हैं जैसे चैन रिएक्शन में होते हैं। अतः फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन की जो रिएक्शन होती है वो थर्मल रिएक्शन जैसी ही होती है। इट मीन्स that the secondary chemical stage obey the law of kinetics. The first stage of the reaction is the dissociation of bromine brought about by light in the continuous region of the bromine spectrum. H means जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का ब्रोमीन जो है एटम में डिसोसिएशन होता है वह लाइट के एब्जॉर्शन से होता है। जैसे ये बता रखा है, पहले में Br2 लाइट के एब्जॉर्शन से जो है वो Br में कन्वर्ट हो जाता है, और ये चैन इनिशिएशन होता है। इसके बाद के जितने भी जो स्टेप हैं वो सारे के सारे सेम हैं जैसा थर्मल रिएक्शन में होता है। दूसरा स्टेप है Br जो है H2 से मिलकर HBr और H बनाता है। तीसरा है Br, फिर Br2 जो है फिर उस जो H प्रोड्यूस हुआ है दूसरे स्टेप में उसको मिलकर HBr बना के फिर ब्रोमीन बना देता है। ये दोनों जो है वो चैन प्रोपोगेशन स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, H जो इसमें बना है वो HBr से रिएक्ट करके H2 और Br फ्री रेडिकल बना लेता है। ये एक तरह से चैन रिटार्डेशन स्टेप है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें ब्रोमीन जो है H2 और Br2 की रिएक्शन से, या यूँ कहिए HBr जो बना है वह काम आ रहा है, तो ये एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरह काम करने लगता है।
तो नेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। और पांचवा स्टेप फिर वही है, बी आर और बी आर मिलकर बी आर टू बनाते हैं। क्योंकि सिस्टम से बी आर बाहर निकल रहा है तो ये एक चेन ब्रेकिंग प्रोसेस है, और यानी कि चेन टर्मिनेशन स्टेप है। यहाँ के एच न्यू जो है वो आई ए बी एस यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के बराबर है। तो इस प्रकार से अपन जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एच बी आर डी टी इज इक्वल टू के टू बी आर एच टू प्लस के थ्री एच बी आर टू माइनस के फोर एच एच बी आर। पहले ही मैंने कहा है कि जिस स्टेप में जिसके लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं उसमें वो बन रहा है तो वह पॉजिटिव होगा, और जिसमें कंज्यूम हो रहा है तो वह जो है वो माइनस होगा। जैसे 2 और 3 स्टेप में जो है एच बी आर बन रहा है तो ये पॉजिटिव है, और जो 4th स्टेप है उसमें एच बी आर काम में आ रहा है तो ये नेगेटिव है। अब अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसा अपन ने चेन रिएक्शन में किया था। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है इंटरमीडिएट स्पीसीज शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज पे लगा सकते हैं, जैसा एच पे लगाएं और बी आर पे लगाएं। तो हम नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ब्रोमीन एटम की जो है इस प्रकार से बता सकते हैं, डी बी आर डी टी इज इक्वल टू के वन आई ए बी एस प्लस के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर माइनस के टू बी आर एच टू माइनस के फाइव बी आर का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल मैंने बताया डी बी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, के टू बी आर एच टू इज इक्वल टू के वन आई ए बी एस प्लस के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर माइनस के फाइव बी आर का स्क्वायर, जो इक्वेशन 2 है। इसी प्रकार से अपन नेट रेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसको इस प्रकार से दे सकते हैं, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू बी आर एच टू माइनस के थ्री एच बी आर टू माइनस के फोर एच एच बी आर। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बताया है, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। देन हमारे पास इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगी, के टू बी आर एच टू इज इक्वल टू के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इसके बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 और 3 के अनुसार हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, के वन आई ए बी एस प्लस के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर माइनस के फाइव बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर। जो कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेटली बचेगा वह ये बचेगा। देखिए क्या बचेगा हमारे पास बचेगा के वन आई ए बी एस माइनस के फाइव बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो के वन आई ए बी एस इज इक्वल टू के फाइव बी आर टू हो जाएगा। देन बी आर इज इक्वल टू हो जाएगा के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट। ये जो है इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इस 4 से बी आर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये प्राप्त होगी, के टू इंटू के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट इंटू एच टू इज इक्वल टू के थ्री एच बी आर टू प्लस के फोर एच एच बी आर। अब हम इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। सो h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के टू इंटू के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट इंटू एच टू अपॉन के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर, जो इक्वेशन 5 में है। हमारे पास ऐसे h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब h की वैल्यू जो है वो हम h और बी आर की हमारे को दो वैल्यू प्राप्त हो गई, ये बी आर की हो गई और ये h की वैल्यू हो गई। अब इनको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमारे पास एच बी आर के बनने का जो रेट है वो प्राप्त हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि H2 और Br2 की रिएक्शन से हमारे को HBr जो मिलता जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डी एच बी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट एच टू प्लस के थ्री इंटू के टू इंटू के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट अपॉन इंटू एच टू अपॉन के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर इंटू बी आर टू माइनस के फोर इंटू के टू इंटू के वन अपॉन के फाइव का अंडर रूट आई ए बी एस का अंडर रूट
इंटू H2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr इंटू HBr। इस प्रकार से हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो इसमें कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं और बाकी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, K2 K1 अपॉन K5 का अंडर रूट इंटू IABS का अंडर रूट इंटू H2 प्लस, अब ये जो है वो कॉमन आ जाएगा दोनों स्टेपों में, K2 K1 अपॉन K5 का अंडर रूट IABS H2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। ये सब होने के बाद हमारे पास बचता है सिर्फ K3Br2, इसको अपन रख देंगे और दूसरे में जो मिलता है वो बचता है K4HBr। अब देखिए हम वापस फिर हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास ये जो कॉमन आ जाएगा तो K2 इंटू K1 अपॉन K5, K1 अपॉन K5 का अंडर रूट IABS का अंडर रूट H2 इंटू 1 प्लस K3Br2 माइनस K4HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr, ये हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हम इसका LCM ले लेंगे तो हमारे पास पुनः ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट IABS का अंडर रूट इंटू H2 इंटू K3Br2 प्लस K4HBr प्लस K3Br2 माइनस K4HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, हमारे पास अल्टीमेटली ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा, DHBr dt इज इक्वल टू बच जाएगा K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट IABS का अंडर रूट इंटू H2 इंटू 2K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। ठीक है, इस प्रकार से अपन नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा, क्या स्टेप आ जाएगा कि हमारे पास ये हो जाएगा DHBr अपॉन dt इज इक्वल टू 2K3 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट IABS का अंडर रूट H2Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। अब देखिए एक इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इस प्रकार से। तो जो दूसरे वाला प्रोसेस है वो बता रहा हूँ मैं आपको, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई K3Br2, देन हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा, क्या आ जाएगा, DHBr dt इज इक्वल टू K3 इंटू K1 K5 का अंडर रूट IABS का अंडर रूट H2Br2 अपॉन K3Br2 अपॉन K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr अपॉन K3Br2। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2K2 K1 K5 का अंडर रूट IABS का अंडर इंटू H2 अपॉन 1 प्लस K4HBr अपॉन K3Br2, ये प्राप्त हो जाएगा। और अब देखिए जो कांस्टेंट है उनको सबको मिला के अपन एक नया कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी कि K इज इक्वल टू 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट है उसके बराबर रख देंगे और K4 K3 के बराबर K डैश रख देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इज इक्वल टू हमारे को प्राप्त हो जाएगा DHBr dt इज इक्वल टू K IABS का अंडर रूट इंटू H2 अपॉन 1 प्लस K डैश HBr अपॉन Br2। और ये जो इक्वेशन 7 हमारे को प्राप्त हुआ है, ये जो पहले बोडेनस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी उसके अनुसार हमारे को प्राप्त होती है। तो इसके बारे में अपन इक्वेशन 7 के बारे में हम बात करते हैं। इक्वेशन जो 7 है वो 6 और 7 जो है वह एक्सपेरिमेंटल डाटा जो बोडेनस्टाइन ने दिया उससे मैच करती है। इक्वेशन 7 से यह भी क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। The mechanism assumed for the photochemical combination is tenable only at constant pressure. If pressure is changed, then denominator of equation 7 has to be multiplied by square root of the total pressure. The quantum yield of this reaction is 0.01 at ordinary temperature. इसकी जो क्वांटम यील्ड है वह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 0.01 यानी कि बहुत कम होती है। और उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो जो है स्टेप 2 जो है वो हाईली एंडोथर्मिक होता है, इसलिए वह बहुत स्लोली होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत स्लो होने के कारण से सारे के सारे जो ब्रोमीन एटम्स हैं
वो रिकम्बाइन हो जाते हैं और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इससे हमारे को जो आगे के रिएक्शन के स्टेप हैं 3, 4, 5 हैं वह हो नहीं पाते, क्योंकि रिएक्शन जो है वो दो बहुत कम होती है तो वह ऑर्डिनरी टेम्परेचर वापस हो जाती है, इसलिए इनकी जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत कम प्राप्त होती है। दूसरा जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती जाती है, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है HBr का वह डिक्रीज हो जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट इसके कारण हमारे को मिलते हैं। यानी कि पहला कारण तो ये है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो स्टेप 2 है वो हाईली एंडोथर्मिक होता है, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अतः जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उस पर वो बहुत धीरे से संपन्न हो पाता है, और उस धीरे संपन्न होने के या धीरे धीरे संपन्न होने के कारण से जो कि आगे के स्टेप हैं 3, 4, 5 वो बहुत इजीली नहीं हो पाते हैं, और होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। और दूसरा जो है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी HBr से H2 और Br2 वापस बनना जो है वो ज़्यादा डोमिनेट होने लगता है, इसके कारण से भी क्वांटम होता है। इस प्रकार से अपन ये रिएक्शन बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कैसे होती है उसके बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।